ज्योग्राफी में नदियों के नाम, उनके उद्गम और ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां याद करना कभी कभी सिरदर्द लगता है ना। मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ, लेकिन आज हम इन नदियों को रटेंगे नहीं, बल्कि एक शानदार रोड ट्रिप की तरह विजुअलाइज करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी गंगा नदी में एक खास सुपर पावर बैक्टीरियोफेज वायरस है, जिससे वो अपना पानी खुद ब खुद साफ रखती है। या फिर यमुना की सहायक नदियों को याद रखने की एकदम शॉर्टकट ट्रिक केबीसी, केन, बेतवा, चंबल। इस शानदार पीडीएफ सीरीज के जरिए हम भारत के 3 सबसे बड़े हिमालयी नदी तंत्रों को डिकोड करने वाले हैं। सिंधु तंत्र, 3 देशों का सफर और 1960 का ऐतिहासिक जल समझौता। ब्रह्मपुत्र तंत्र, दिल धक धक जैसी मजेदार ट्रिक्स और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। गंगा तंत्र, 2525 किलोमीटर का सफर, पंचप्रयाग का रहस्य और सुंदरवन डेल्टा तक की पूरी कहानी। तो चलिए मैप्स और ट्रिक्स के साथ इस चैप्टर को आपके दिमाग में हमेशा के लिए प्रिंट करते हैं। क्या हम शुरुआत गंगा नदी के पंचप्रयाग की याद करने वाली ट्रिक से करें, या फिर आप सबसे पहले सिंधु जल समझौते के बारे में जानना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, अगर हम एक मेंटल मैप तैयार करें ना, तो सबसे पहले हमारी नजर उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है। मतलब हिमालय की जो दुर्गम ऊंचाइयां हैं, वहां से हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो एक पूरी सभ्यता का पालना रही है। इस मानसिक नक्शे में ना तिब्बत की मानसरोवर झील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर पॉइंट है। यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, और ये एक ऐसा सफर है जो मतलब सीमाओं को नहीं मानता। तिब्बत से शुरू होकर ये चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र से होते हुए भारत के लद्दाख में आती है। जी, और फिर पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को कवर करते हुए अरब सागर यानी अरेबियन सी में गिर जाती है। इस विशाल यात्रा को जब हम मैप पर विजुअलाइज करते हैं, तो एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बारीक फैक्ट समझना जरूरी है। वो लेह शहर वाला फैक्ट ना? बिल्कुल। जब सिंधु नदी लद्दाख से गुजरती है, तो प्रसिद्ध शहर लेह इसके किनारे बसा है। पर अक्सर ये सवाल आता है कि ये किस किनारे पर है। तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप मानसिक रूप से नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका जो दाहिना हाथ होगा वही राइट बैंक या दायां तट कहलाएगा। एकदम सही। तो सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर बह रही है और लेह शहर ठीक इसके दाएं तट पर है। मतलब एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हाँ, और इस नदी तंत्र के साथ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक और कूटनीतिक पहलू भी जुड़ा है। सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, ये इंडस वाटर ट्रीटी, तो मतलब दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिनी जाती है ना। इतने युद्ध और तनाव हुए, फिर भी ये ट्रीटी आज तक कायम है। जी बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसे आसानी से समझने के लिए इस पूरे सिस्टम की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पर अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें, तो जो ऊपर की 3 पश्चिमी नदियां हैं, मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया है। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत अहम तकनीकी पेच आता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का। अक्सर एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि जब पानी पाकिस्तान का है, तो भारत वहां डैम कैसे बना रहा है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम पानी को किसी विशाल रिजर्वॉयर में हफ्तों तक रोककर नहीं रखते। एग्जैक्टली। हम बस नदी के नेचुरल फ्लो और ढलान का इस्तेमाल करके टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं। पानी अपनी उसी गति से आगे पाकिस्तान की तरफ बहता रहता है। और वहीं जो दक्षिण की 3 पूर्वी नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलुज, उन पर भारत का पूरा कंट्रोल है। अब इन सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना भी तो एक बड़ा टास्क है। अगर हम इस सीक्वेंस को डिकोड करें, तो सिंधु के ठीक बाद नाम आता है चिनाब का। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है, जहाँ 2 अलग अलग धाराएं चंद्रा और भागा आपस में मिलकर चंद्रभागा बनाती हैं, जिसे आगे चिनाब कहते हैं। बिल्कुल। अब चिनाब के ठीक ऊपर है झेलम। इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, जो क्लासरूम में बहुत काम आती है। एक नाग को झेलना मुश्किल है। क्या बात है। यह नाग का सीधा कनेक्शन जम्मू कश्मीर की बेरीनाग झील से है, और झेलना मतलब झेलम। जी, यहीं से झेलम निकलती है, और भारत का खूबसूरत शहर श्रीनगर इसी नदी के तट पर है। आगे जाकर ये चिनाब में मिल जाती है। तो चिनाब से थोड़ा दक्षिण में चले तो हिमाचल का रोहतांग दर्रा आता है। ये एक ऐसा जंक्शन है
जहाँ से रावी और व्यास दोनों नदियां निकलती हैं। सही कहा। रावी पंजाब के मैदानों से होते हुए पाकिस्तान जाती है और ऐतिहासिक शहर लाहौर इसी के किनारे है। लेकिन व्यास नदी का कैरेक्टर थोड़ा अलग है। ये पूरे सिंधु तंत्र की इकलौती ऐसी नदी है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। मतलब ये पाकिस्तान कभी नहीं जाती, बल्कि पंजाब में सतलुज में मिल जाती है। एकदम परफेक्ट। और फिर सबसे दक्षिणी नदी आती है सतलुज। इसका उद्गम फिर से तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल से होता है। इसी पर हमारा प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। और पंजाब के हरे के बैराज में जहाँ व्यास और सतलुज का संगम होता है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है जिसने राजस्थान के थार मरुस्थल को हरा भरा कर दिया। तो ये तो था उत्तर पश्चिम का सफर। अब अगर हम अपनी सिनेमैटिक रोड ट्रिप को पूर्व की दिशा में घुमाएं, तो हिमालय के दूसरे छोर पर हमारा दूसरा प्रमुख तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसे अगर हम नाम अनेक नदी एक कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल। इसका जन्म भी उसी मानसरोवर इलाके के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है और ये भी 3 देशों मतलब चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसका सफर 916 किलोमीटर का है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें ना, तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसका रास्ता तो किसी थ्रिलर मूवी जैसा है। तिब्बत के पठार पर एकदम शांत बहती है और फिर नामचा बरवा पर्वत के पास हिमालय की दीवारें आ जाती हैं। और वहीं से ये यांगपा दर्रे के पास एक बहुत ही शार्प यू टर्न लेती है, एक विशाल गॉर्ज बनाती है और फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। और इसके नाम तो हर जगह बदलते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग जांगबो कहते हैं। जी, अरुणाचल में घुसते ही ये दिहांग बन जाती है। फिर असम की चौड़ी घाटियों में आते ही इसे ब्रह्मपुत्र का नाम मिलता है। और जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो वहां इसे जमुना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जमुना, यमुना नहीं। बिल्कुल। और बांग्लादेश में ही ये जमुना आगे गंगा, जिसे वहां पद्मा कहते हैं, उससे मिलकर मेघना बन जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। शानदार है। दिल धक धक, क्योंकि दिल शरीर के बाईं ओर होता है, तो लेफ्ट बैंक के लिए ये ट्रिक एकदम फिट है। एकदम फिट है। DI से बनता है दिबांग, L से लोहित। लोहित नदी बहुत खास है। इसे खूनी नदी या ब्लडी रिवर भी कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें खून बहता है। दरअसल वहाँ की लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, जो पानी में घुलकर उसे लाल रंग दे देता है। सही कहा। फिर DHA से धनसिरी और K से कोपिली। ये हो गई लेफ्ट बैंक की नदियां। और राइट बैंक से भी तो कई नदियां आती हैं, जैसे सिक्किम की चोलामू झील से निकलने वाली तीस्ता नदी। जी, तीस्ता के अलावा संकोश, मानस और सुबनसिरी भी राइट बैंक की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इस पूरे सिस्टम में असम का मजूली द्वीप बहुत खास है। बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मतलब इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे एक पूरे जिले का दर्जा दिया गया है। इन दोनों तंत्रों को समझने के बाद मानसरोवर की अहमियत साफ हो जाती है। एक ही इलाके से 3 दिशाओं में 3 विशाल नदियां निकल रही हैं। पश्चिम में सिंधु, दक्षिण पश्चिम में सतलुज और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। ये सच में प्रकृति का एक मास्टरपीस है। अब हम इस जर्नी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर आते हैं, गंगा रिवर सिस्टम। ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। 2525 किलोमीटर लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और ये 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन भी इसी में मिलता है। गंगा की एक सुपर पावर, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, इसका पानी कभी खराब क्यों नहीं होता? हाँ, बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से। ये वायरस पानी को सड़ाने वाले बैक्टीरिया को ही अपना भोजन बना लेता है, जिससे पानी नेचुरली साफ रहता है। अब इसके उद्गम को देखते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कोई एक ग्लेशियर नहीं है जहां से सीधे गंगा निकलती हो। यह असल में 2 नदियों का संगम है। एक तरफ संतोपंथ हिमानी से अलकनंदा आती है और दूसरी तरफ गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी। और जब देवप्रयाग में ये दोनों गले मिलती हैं, तब उस संगम से गंगा का जन्म होता है। पर देवप्रयाग से पहले अलकनंदा का सफर बड़ा दिलचस्प है। इसमें 5 और नदियां मिलती हैं, जिन्हें पंचप्रयाग कहते हैं। इसे याद रखने की ट्रिक्स भी कमाल की हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, जहां धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। इसे विष्णु के चरण की तरह याद कर सकते हैं। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है और कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी। चौथा संगम बहुत अहम है, रुद्रप्रयाग। यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है।
मंदाकिनी केदारनाथ से आती है, जो शिव का स्थान है, तो इसे रुद्र का त्रिशूल मानकर याद रखा जा सकता है। और पांचवा तो देवप्रयाग है ही। पहाड़ों से उतरने के बाद गंगा पहली बार हरिद्वार में मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। मैदानी इलाके में आने के बाद यूपी के कन्नौज में लेफ्ट बैंक से इसमें रामगंगा मिलती है। ये गंगा की सबसे पहली प्रमुख सहायक नदी है। पहली रामगंगा है, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा में समा जाती है। यमुना की सहायक नदियों का क्रम अक्सर एग्जाम्स में आता है। इसका सबसे आसान कोड है KBC, केन, बेतवा और चंबल। चंबल तो अपने बीहड़ और घड़ियालों के लिए पूरे भारत में फेमस है। बिल्कुल। गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी घूमती भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये किसी पहाड़ से नहीं बल्कि यूपी के पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। हाँ, मतलब एकदम मैदानी इलाके से। और लखनऊ इसी नदी के किनारे है। आगे जाकर ये गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। इसके अलावा नेपाल से आने वाली नदियां भी हैं। घाघरा जो छपरा में मिलती हैं, गंडक जो सोनपुर में मिलती हैं, और कोसी नदी। कोसी तो अपने साथ इतनी गाद लेकर आती है कि मैदानों में रास्ता ही बदल लेती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। सही कहा। और दक्षिण दिशा से सीधे गंगा में मिलने वाली एक बड़ी नदी है सोन नदी। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पटना में गंगा से जुड़ती है। अब ये पूरी विशाल जल धारा पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ती है, जहाँ फरक्का बैराज पर इसका विभाजन हो जाता है। एक धारा होगली बनकर दक्षिण की ओर जाती है, जिसके किनारे कोलकाता बसा है, और दूसरी पद्मा के नाम से बांग्लादेश चली जाती है। हुगली में ही दामोदर नदी आकर मिलती है। ये छोटा नागपुर पठार से आती है और इसे कभी बंगाल का शोक कहा जाता था। और अंत में इस पूरी जर्नी का एक भव्य समापन होता है। बांग्लादेश में गंगा यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र यानी जमुना आपस में मिल जाती हैं। इस असीमित जल राशि को मेघना कहते हैं, और यही बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये पूरी जर्नी बहुत ही अद्भुत रही। चलिए इस पूरे परिदृश्य को समेटते हुए एक त्वरित संशोधन यानी रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, ताकि मेंटल मैप एकदम पक्का हो जाए। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है? देवप्रयाग में। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा। और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। रास्ता बदलने के लिए कुख्यात बिहार का शोक कोसी नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। और गंगा पहली बार मैदानों में कहाँ आती है? हरिद्वार में। इस रैपिड रिवीजन ने सब कुछ एक फ्रेम में सेट कर दिया है, लेकिन जाने से पहले एक सोचने वाली बात है। ये नदियां ग्लेशियर्स पर निर्भर हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स सिकुड़ रहे हैं। जब ये बर्फ कम होने लगेगी तो इन नदियों का और इन पर निर्भर करोड़ों जिंदगियों का भविष्य क्या होगा? ये सवाल हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। तो चैंपियंस, आज हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी उत्तर भारत की विशाल नदियों का सफर बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कर लिया है। भूगोल रटने का नहीं, विजुअलाइज करने का सब्जेक्ट है। इसलिए हमेशा याद रखें, नक्शा स्वयं बनाएं और अभ्यास करें। एग्जाम से पहले त्वरित संशोधन वाला टेबल देख लेना। आपका पूरा टॉपिक मिनटों में रिफ्रेश हो जाएगा। और हाँ, नोट्स बनाने की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। आज की इस बेहतरीन क्लास की पूरी PDF मैप्स और ट्रिक्स के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी क्लिक करें, PDF डाउनलोड करें और अपना रिवीजन पक्का करें।